डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कक्षा 12th आर्ट्स विषय है आपका हिस्ट्री। जैसा कि अपना पॉइंट चल रहा था गुप्त काल में साहित्य और विज्ञान का विकास, इसे गुप्त काल को भारत का स्वर्ण काल के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें मैंने कल आपको वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला और साहित्य में विशिष्ट जो कृतियाँ थी, जैसे कालिदास का विज्ञान शाकुंतलम, स्वपन वासव दत्ता भास्का, शूद्रक का मृच्छकटिकम और विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस और अमर सिंह का अमरकोश और विष्णु शर्मा का पंचतंत्र, जो कृतियाँ थी प्रसिद्ध, मैंने आपको साहित्यता करवा दी थी। और आज आगे के जो पॉइंट हैं इसी के, वह है गुप्त काल में हिंदू विधियों का संकलन, नालंदा विश्वविद्यालय, विज्ञान और टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी, फिर होता है इसका आर्थिक जीवन शुरू। तो अब देखिए, आज का पॉइंट है अपना गुप्त काल में हिंदू विधियों का संकलन। गुप्त काल में मनुस्मृति महर्षि मनु ने इसकी रचना की के आधार पर नारद, बृहस्पति, कात्यायन, याज्ञवल्क्य, ये क्या है बेटा, ये महत्वपूर्ण स्मृतियाँ हैं। इन कानूनों में और इन स्मृतियों में कानूनों का संकलन किया गया है, जिनमें सबसे उपयोगी है याज्ञवल्क्य स्मृति। धर्म, वर्ण, आश्रम, विधि, समाज और राज्यशास्त्र आदि पक्षों का इनमें वर्णन किया गया है। नारद स्मृति में व्यवहार, न्यायिक विचार और बृहस्पति में दीवानी और फौजदारी मामलों का वर्णन किया गया है। कात्यायन में कानून के 4 अंग, जो कि धर्म, व्यवहार, न्यायिक और राज शासन आदि है। तो देखिए, हिंदू विधियों का संकलन जो स्मृतियां हैं, इन स्मृतियों में अलग अलग विषय से संबंधित जो भी कानून आए हैं, किस विषय का कानून का वर्णन किया गया है, वो सब कानून मैंने आपको नोटेड करवा दी। अब आता है बेटा नालंदा विश्वविद्यालय। देखिए, सर्वप्रथम तो क्वेश्चन आपका यही है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। वो है कुमारगुप्त प्रथम, वेन सांग के वर्णन के अनुसार, जो कि हर्ष के समय में भारत आया था और उसने सीयू की नामक पुस्तक की रचना की थी। और यात्रियों के राजकुमार के नाम से इसको जाना जाता है। और परीक्षा में 100% 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, यात्रियों के राजकुमार के नाम से किसे जाना जाता है। वह है वेन सांग और इसकी कृति सीयू की। और हर्ष के शासनकाल 643 ईसा पूर्व में यह है भारत में हर्ष के काल में आया था। तो नालंदा विश्वविद्यालय, क्या क्वेश्चन है सीधा ही कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की। कुमारगुप्त प्रथम। उस समय नालंदा भारत का एक प्रमुख शिक्षा का केंद्र था। संभवतः कुमारगुप्त प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। देश विदेश से छात्र यहाँ पढ़ने के लिए आते थे, शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। और जिनका प्रवेश आज भी होता है परीक्षा के माध्यम से। पहले एग्ज़ाम लिया जाता था, परीक्षा ली जाती थी उस समय भी। उसके बाद परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बावजूद ही उन विद्यार्थियों को वहाँ पर प्रवेश या एडमिशन दिया जाता था। शिक्षकों और छात्रों की संख्या नालंदा विश्वविद्यालय में 10,000 थी लगभग। माना जाता है कि शिक्षक और विद्यार्थी कितने थे, 10,000 के लगभग। यहाँ धर्म, विज्ञान, उद्योग, तर्क, वितर्क आदि की शिक्षा दी जाती थी। यहाँ बड़ा एक विशाल पुस्तकालय था, बहुत ज़्यादा पुस्तकें थी। शीलभद्र और गणपति यहाँ के प्रसिद्ध कुलपति थे। और जो वहाँ के रजिस्ट्रार थे, जो कुलपति थे, वो प्रसिद्ध थे, जिनमें शीलभद्र और गणपति। तो ये था बेटा नालंदा विश्वविद्यालय,
बाकायदा इसमें 2 नंबर में भी एक क्वेश्चन बनता है और बाकायदा आपकी बुक में क्वेश्चन भी है कि नालंदा विश्वविद्यालय पर टिप्पणी लिखिए। पहले बता देता हूँ, परीक्षा से संबंधित क्वेश्चन होता है, जैसे ही क्लिप के साथ साथ ही मैं आपको बता देता हूँ। फिर आता है अगला पॉइंट, विज्ञान और टेक्नोलॉजी। गुप्त काल में विज्ञान और तकनीक का विकास हुआ। जो गुप्त काल था उसमें विज्ञान और टेक्नोलॉजी का विकास होता है। इस काल में गणित, ज्योतिष, खगोल, रसायन, भौतिकी, आयुर्वेद, शल्य चिकित्सा आदि का विकास होता है। आर्यभट्ट का गणित, आर्यभट्ट ने गणित के बारे में जीरो, पाइथागोरस प्रमेय और पाई का मान, पृथ्वी का घूर्णन आदि चीज़ें ये आर्यभट्ट की देन है गणित के क्षेत्र। और ज्योतिष में भी एक विशेष नक्षत्र था, जैसे ग्रह, उपग्रह, पंचांग के अनुसार। इन्होंने कहा कि पृथ्वी गोल है और आज माना भी जाता है पृथ्वी गोल है, उसकी धुरी है, ये अपने अक्षांश पर लगातार निरंतर घूमती रहती है। घूर्णन का सिद्धांत भी इन्होंने प्रतिपादित किया था, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी के घूर्णन का सिद्धांत का। जो प्रसिद्ध खगोल शास्त्री हैं भास्कर प्रथम, उस समय प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे जिनका नाम था भास्कर प्रथम ने एक नाट्य नामक एक ग्रंथ की रचना की थी। वराहमिहिर ने भारतीय जो यूनानी जो ज्योतिष था, भारत और यूनान का जो ज्योतिष समन्वय तालमेल, वह बड़ा रोचक था। और पोलिस सिद्धांत, एक पोलिस सिद्धांत भी लिखा जिसमें, और इन्होंने वर्गमूल जो आज भी गणित में वर्तमान में चलता है, घनमूल ये भी चलता है, निकालने की पद्धति का इन्होंने आविष्कार किया। और खगोल विज्ञान की भी इन्होंने जानकारी दी। धन्वंतरी एक प्रसिद्ध आयुर्वेदिक चिकित्सक था। जो धन्वंतरी था बड़ा विश्व प्रसिद्ध उस समय आयुर्वेदिक चिकित्सक था। और आज आयुर्वेद में जयपुर में धन्वंतरी के नाम से आयुर्वेद का जयपुर में सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, जो कि धन्वंतरी चिकित्सालय है आयुर्वेद विभाग का, जयपुर के अंदर। और नागार्जुन, जिसे भारत का एक क्वेश्चन बनता है कि भारत का आइंस्टीन, गुप्त काल में भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता था, बाकायदा क्वेश्चन है, तो वो था नागार्जुन। रसायन और धातु विज्ञान के विद्वान थे। नागार्जुन रसायन और धातु विज्ञान के विद्वान थे। और इसका एक उदाहरण है मेहरौली का लौह स्तंभ या कुतुब मीनार। देखिए आज इतने वर्ष हो गए और वो खुले आकाश में है, मगर उस पर जो लेप या पॉलिश जिस रसायन केमिकल का किया गया है, आज तक उस पर जंग नहीं लगा है। ये नागार्जुन की देन थी गुप्त काल में। और ये इसका एक सर्वश्रेष्ठ रसायन का, केमिस्ट्री का एक उदाहरण देखा जाता है। तो और आपके फिजिक्स में, भौतिक में जो अणु सिद्धांत है, अणु सिद्धांत, अणु की रचना, वो उसकी सबसे पहले यह सिद्धांत प्रतिपादित किया था किसने? महर्षि कणाद ने, गुप्त काल में महर्षि कणाद। और गणित के क्षेत्र में आर्यभट्ट और भास्कर प्रथम खगोल विज्ञान से संबंधित जो जानकारियां जुटाई थी। और उस समय के प्रसिद्ध जो शल्य चिकित्सा, जो चीरा फाड़ी ऑपरेशन होता है, वो सबसे प्रसिद्ध, सबसे पहले किया था चरक ने, जिसमें चरक संहिता में इसका वर्णन किया गया। चरक में के साथ साथ सुश्रुत और चरक शल्य चिकित्सक थे। और प्रथम जो शल्य चिकित्सक थे गुप्त काल के थे वो थे सुश्रुत। इसका उदाहरण क्या है? एक मानव खोपड़ी मिली है जिसमें 10 छिद्र पाए गए हैं। तो इससे ये अनुमान लगाते हैं इतिहासकार, उस समय शल्य चिकित्सा थी और उसका आविष्कार सर्वप्रथम सुश्रुत ने किया था। देखिए मैं अभी बता रहा था मेहरौली का लौह स्तंभ नागार्जुन वाला, इसका उदाहरण है सुल्तानगंज में, उत्तर प्रदेश में बुद्ध की मूर्तियाँ, जो कि लगभग 1 क्विंटल से ज़्यादा है, यानी 1 टन, 1 क्विंटल नहीं, सुल्तानगंज यूपी में जो मूर्ति है वह, इसका वेट है 1 टन तांबे की मूर्ति,
जो आज भी खड़ी मिली है। सिक्के, मोहर, तकनीक आदि उस समय उपलब्ध थे और अब आज का इतना ही, और कल इसका आर्थिक जीवन होगा जो कल निश्चित समय पर करेंगे। धन्यवाद। इस प्रकार से गुप्त काल, स्वर्ण काल, भारत का इतिहास का समय आपका निर्धारित हुआ और वो ये गुप्त काल भी संपूर्ण हुआ, आपका स्वर्ण युग। धन्यवाद।